Hi, so let's begin with the day 6 of answer writing on the chapter current electricity. What is it and how will you define? ये दो पार्ट्स में आएगा. पहला पार्ट ऑलरेडी मैंने आज आंसर राइटिंग्स के फॉर्म में सबको दे दिया है. दूसरे पार्ट में कल प्रोवाइड करूंगी. सो लेट्स बिगिन विद द चैप्टर विदाउट फर्दर ड्यू. एंड दोज ऑफ यू हु आर न्यू टू माय चैनल, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वाचिंग द कंटेंट एंड following my telegram channel. And those of you who are new and who don't know, I have a telegram channel. Please go and join and find the content related to all the paid answer writing group there. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. हिंदी मीडियम वालों के लिए भी चैनल है, तो प्लीज आप जाके टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए थ्रू माय बायो लिंक. जिनको नहीं पता है उनके लिए ये था डिटेल. नाउ लेट्स बिगिन विद इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट. वो क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट को हम कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू अ स्पेसिफिक क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ कंडक्टर. ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट को क्या बोलते हैं कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो यूज करते हैं फिजिक्स में, जो रेफर करता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस को थ्रू अ कंडक्टर, जैसे कि वायर. ठीक है, तो होता क्या है, कन्वेक्शनल करंट होता है जो इलेक्ट्रॉन्स अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो कन्वेक्शनल करंट उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा. ये क्रॉस सेक्शन कंसीडर करोगे आप तो यहाँ पे जितने इलेक्ट्रॉन्स मूव करके आए हैं उसे हम बोलते हैं उसका नेट चार्ज और गिवन टाइम पीरियड में. ठीक है, जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा डायग्राम बना के अगर दिखाऊं, ये वायर है, इसमें कहीं इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा है. फॉर एग्जांपल ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया आप कंसिडर करो. यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स मूव होके यहाँ पर आएंगे वो उसका नेट चार्ज होगा. ठीक है, जिसे हम क्यू से डिनोट करेंगे गिवन टाइम पीरियड में, जो भी टाइम पीरियड है उसके बीच में. ठीक है, गिवन टाइम पीरियड में. और जो ये इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इस डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, लेकिन जो इसका कन्वेंशनल करंट है जिसको हम आई से डिनोट करते हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है. ठीक है, डेफिनेशन क्या होती है इलेक्ट्रिक करंट की? सिंपल यही जो मैंने आपको समझाया है डायग्राम फॉर्म में, कि इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट इज दिस थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया, जो कि ये था. इट रिप्रेजेंट्स द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और द अदर चार्जेस कैरीज थ्रू द कंडक्टर, टिपिकली अ वायर. ये वायर था. ठीक है, सेम यही डायग्राम बना के आ जाओगे, आपको मार्क्स मिल जाएगा विद द डेफिनेशन ऑफ टू लाइन. ये ठीक. अब क्या होता है कि व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस अ कंडक्टर. अभी तो ये क्रॉस सेक्शन पे कुछ भी नहीं था, सिंपल फ्लो हो रहा था. अगर यहाँ पे वोल्टेज लगा देते हैं, देन फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन दी कंडक्टर मूव क्रिएटिंग अ फ्लो ऑफ चार्ज फॉलोइंग द इलेक्ट्रिक करंट. जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट मूव हो रहा होता है वहीं पे इसका मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है. देखो, जैसे कि डायग्राम में आपको समझाती हूँ बनाकर. सपोज ये एक सेल है, पॉजिटिव यहाँ ले लो, नेगेटिव यहाँ ले लो. यहाँ पे आप बल्ब लगा रहे हो. ठीक है, यहाँ से मूवमेंट कराओगे, यहाँ पे आपने कोई रेजिस्टेंस या चार्ज लगाया और ऐसे मूवमेंट हो रहा है. आपका चार्ज इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है. ठीक है, चार्ज का जो फ्लो है वो इस डायरेक्शन में है. यहाँ पे आपका वर्क डन हो रहा है. ठीक है, दिस इज योर रेजिस्टेंस, ये भी रेजिस्टेंस. यहाँ पे आपका वर्क डन हो रहा है, लाइट या हीट के फॉर्म में जो भी निकल रहा है उसे हम वर्क डन बोलेंगे. दिस इज या पॉजिटिव से नेगेटिव का जो मूवमेंट है, दिस इज योर पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है, दिस इज योर पोटेंशियल डिफरेंस जिसको हम वोल्टेज से डिटरमाइन करते हैं. और यहाँ से ही मूवमेंट हो रहा है पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव तक. ठीक है, एक सेकेंड. यस, तो इसे हम मैथमेटिकली क्या डिफाइन करते हैं, इसे हम मैथमेटिकली कैसे बताते हैं कि आई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी. क्यू मैंने आपको क्या बताया कि नेट चार्ज जो फ्लो होके आया विद इन द गिवन पीरियड ऑफ टाइम. आई इज द कन्वेंशनल करंट, एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो मूव करके आए हैं, और ई इज द इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो मूव किया है, एंड टी. अगर क्यू का कभी पूछ लिया आपको चार्ज निकालना है या फिर नेट चार्ज कितना आया है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है. ये होता है आपका टोटल चार्ज, जो नेट चार्ज वहां पे ट्रांसफर होके आया है. दिस इज द इंटायर यूनिट. क्यू चार्ज होता है, उसको हम कूलम से डिफाइन करते हैं, सी से टाइम पीरियड को सेकेंड्स में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एन में, और ये इसका चार्ज होता है. और आई को एम्पियर को एम्पियर यूनिट होती है इलेक्ट्रिक करंट की. ठीक है, अब इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है कि द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर, जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि एम्पियर होती है. उसे मेजर हम कैसे करते हैं? इसको मेजर करने के लिए हम एमीटर भी यूज करते हैं. ये देखो मैंने यहाँ पे बताया है. एमीटर होता क्या है, उसमें जो इंपॉर्टेंट डिटेल है एमीटर के बारे में वो आप जान लो. एमीटर क्या होता है ये सीरीज में कनेक्टेड होता है.
ठीक है? ये एक ऐसा डिवाइस होता है जो सीरीज में कनेक्टेड होता है और करंट के टोटल फ्लो को मेंटेन करता है थ्रू आउट द सर्किट। ठीक है? टोटल फ्लो ऑफ करंट मेंटेन करता है थ्रू आउट द सर्किट। ठीक है? नाउ चार्ज पर सेकंड को अब यूनिट कैसे होगी, एसआई यूनिट तो एम्पियर होगी, जिसे हम डिफाइन करते हैं 1 कूलम्ब ऑफ अ चार्ज पर सेकंड। 1 कूलम्ब ऑफ अ चार्ज पर सेकंड का मतलब क्या है? सपोज करो, यहाँ पर मैं दूसरा कलर लेके आपको समझाती हूँ। सपोज करो ये कोई एक बीकर है जिसमें बहुत सारे आपने इलेक्ट्रॉन्स रखे हुए हैं, बहुत सारे आपके चार्जेस है। ठीक है? 6 × 10⁻18 सपोज करो इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है? वैल्यू। और यहाँ पे 1 कूलम का आपने चार्ज लगाया। ठीक है? अब एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो आपको पता है कितना होता है, 1.6 × 10⁻−19 कूलम। तो इसका टोटल क्या हो जाएगा कि एक सिंगल कूलम रिप्रेजेंट करता है कि टोटल चार्ज ऑफ एन इनॉर्मस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है। ठीक है? इसका मतलब यही होता है कि एक कूलम आपका रिप्रेजेंट करता है कि टोटल आपका कितना चार्ज है या कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। सेम एमीमीटर का आपको पता चल गया कि इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड यूजिंग इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एमीटर विच इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द सर्किट। ठीक है? सीरीज में कनेक्ट होता है, उसका डायग्राम आप एनसीईआरटी से देख लीजिएगा। और एक और चीज होती है जिसे हम बोलते हैं कन्वेंशनल और इलेक्ट्रॉन फ्लो। कन्वेंशनल और इलेक्ट्रॉन फ्लो क्या होता है, देखो आप डायग्राम तो यहाँ से देख सकते हो एमीटर को का। कन्वेंशनल क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो ऑफ डायरेक्शन होता है वो होता है आपका नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये सबको पता है कि इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन जो फ्लो करता है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो करता है। लेकिन जो कन्वेंशनल करंट होता है, कन्वेंशनल करंट जो होता है उसकी डायरेक्शन जो होती है वो हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। ठीक है? पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन में फ्लो करता है, ऑपोजिट टू दी करंट का, इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन का फ्लो। ठीक है? तो आप ये यहाँ से जान लो कि जो करंट कन्वेंशनल करंट होता है, जो कन्वेंशनल करंट होता है उसकी डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव, वेयर एज जो अपना इलेक्ट्रॉन होता है इसकी जो डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। ठीक है? ये आपको समझ में आ गया, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको पता होना चाहिए। सेम चीज यहाँ पे मेंशन की है कि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो स्केलर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती है। स्केलर क्यों होती है ये आप मुझे बताओ कि क्यों इसे कंसिडर करते हैं स्केलर। और जब आप सीरीज में इसे कनेक्ट करते हो तो n इज इक्वल्स टू आई टी अपॉन ई। ये हमने कैसे निकाला है, यहाँ पे देखो आपने ये यहाँ से निकाला है, आई इंटू टी अपॉन एन ई या फिर क्यू। ठीक है? यहाँ से आप देख लो, आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं तो आपको करंट पता होगा, टाइम पीरियड पता होगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो आपको पता ही है 1.6 × 10⁻−19 कूलम। आप आराम से निकाल सकते हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। फंडामेंटल क्वांटिटी है, ये याद रखो। ऐसे फ्लो होता है, ये भी याद रखो। करंट का डायरेक्शन इधर है, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन इधर है। यही चीज मैंने आपको ऊपर अभी समझाया कि कन्वेंशनल वर्सेस इलेक्ट्रॉन फ्लो क्या होता है। अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होते हैं। एक तो डायरेक्ट करंट होता है, एक आपका ऑल्टरनेटिंग करंट होता है। एसी डीसी आपने सुना होगा। डीसी जो होता है, वेयर एज द उसमें क्या होता है कि द फ्लो ऑफ चार्जेस ऑलवेज मूव इन द वन डायरेक्शन। हमेशा चार्ज एक ही डायरेक्शन में मूव करता है डीसी में। डायरेक्ट करंट में मतलब डायरेक्ट मतलब समझ लो सीधा, और सीधा मतलब एक ही डायरेक्शन। प्रोड्यूस्ड बाय द बैटरीज एंड सोलर सेल्स। वोल्टेज रिमेन कांस्टेंट। ये कीवर्ड्स हैं जो आपके इम्पोर्टेंट है, जो आपको याद रखना है कि ये प्रोड्यूस होता है बैटरीज में, सोलर सेल में। वोल्टेज इसका हमेशा कांस्टेंट रहता है और करंट जो फ्लो करता है वो स्टेडली फ्लो करता है, मतलब सेम डायरेक्शन में एक ही स्पीड से फ्लो करता है। इसके एग्जाम्पल क्या हो गया, फ्लैश लाइट पावर्ड बाई दी बैटरी यूजिंग डीसी। आपने छोटे बचपन में टॉर्चेस नहीं देखी थी, सेम वही है। ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होते हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट इज अ टाइप ऑफ करंट वेयर इज द फ्लो ऑफ चार्जेस पीरियोडिकली चेंजिंग द डायरेक्शन। कैसे होता है कि वोल्टेज ऑल्टरनेट बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज। वोल्टेज पॉजिटिव और नेगेटिव पे चेंज होता रहता है, जिसमें तभी तो आप बोलते हैं कि आप हमेशा एसी को लगाने के एसी करंट को फ्लो कराने के लिए हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी में लगाइए, ताकि अगर वोल्टेज में फ्लक्चुएशन आता भी है तो आपका वायर फूके नहीं, आपका
मीटर फुके नहीं, ठीक है। यूजुअली फ्लोज इन अ साइन्यूसॉइडल वेव फॉर्म्स, ये जो होती है हार्ट में आपने पढ़ी होंगी कि इस तरीके की वेव फॉर्म्स का ट्रैवल होता है, हाई हाई लो हाई लो हाई लो वेव फॉर्म्स जो ट्रैवल करती हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं साइन्यूसॉइडल वेव फॉर्म्स। वहां पे मूवमेंट जैसा होता है, सेम वही मूवमेंट को यहाँ पे कंसिडर किया गया है कि अप एंड डाउन, कभी तेज फ्लो कभी लो फ्लो होता है, जिसकी वजह से वोल्टेज फ्लक्चुएशन होता है। तो वहां पर हम एसी करंट का यूज करते हैं, जिसमें पीरियोडिक चेंजेस होते हैं डायरेक्शन में। हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी में हम यूज करते हैं इसको। देख लो आपको यहाँ पर ऐसे मूवमेंट हो रहा है, इसके एम्पलीट्यूड में हाई फ्लो लो, टू एंड फ्रो, इसमें डायरेक्टली ये डायग्राम बना के आने हैं अगर पूछता है तो। यहाँ पे डायरेक्ट फ्लो होता है, सीधा स्ट्रेट लाइन, स्केलर डिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पे ऑल्टरनेटिंग करंट है, टू एंड फ्रो मूवमेंट में होता है ऑल्टरनेटिंग करंट। इससे रिलेटेड एमसीक्यूज तो बहुत सिंपल सिंपल है, आप यहाँ पे देख सकते हो क्या है स्टेटमेंट क्या नहीं है, वो तो पीडीएफ में मिल जाएगा आपको। रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी क्या होता है? रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी से आप एक चीज पहले जान लो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। होता क्या है पोटेंशियल डिफरेंस कि जब दो पॉइंट्स के बीच में कोई भी काम किया जा रहा होता है और चार्ज मूव करता है, उसकी ऑथेंटिक डेफिनेशन क्या है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस उसे बोलते हैं कि टू पॉइंट्स इज द वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, क्रिएटिंग अ इलेक्ट्रिक प्रेशर डिफरेंस दैट डिराइव्स द करंट। एक ऐसा हम प्रेशर क्रिएट करते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में चार्ज को फ्लो कराने का, जहाँ पे इलेक्ट्रिक प्रेशर जनरेट होता है उसी को, और करंट भी जनरेट होता है उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, जैसे आपने कभी देखा होगा कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर हर चीज मूव करती है ना, तो उसी के बीच में जो इन दोनों के बीच में मूवमेंट के बीच का जो डिफरेंस होता है उसे हम बोलते हैं वोल्टेज, या फिर उसे हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, और उसे हम डिफाइन करते हैं वी से। ठीक है, उसका फॉर्मूला तो आपको पता है, वी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है। वेयर इज वर्क डन ये हो गया, और उसके बीच में कितना चार्ज फ्लो हुआ है, फॉर्मूला देख लो, डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है, इसमें वर्क डन कितना हुआ है और कितना चार्ज फ्लो किया है उसके बीच में। इसकी एसआई यूनिट वी होती है, और इसको अलेक्जेंडर वोल्टर ने दिया था। ठीक है, इसीलिए इसका नाम वोल्टेज या वोल्टा से पड़ा। और ये भी सबको पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो 1 वोल्ट होता है, वेट आई विल चेंज द कलर, जो 1 वोल्ट होता है उसको 1 जूल ऑफ वर्क डन, 1 जूल ऑफ वर्क डन टू मूव 1 कूलॉम ऑफ चार्ज। इसीलिए हम इसको इससे डिनोट करते हैं, v इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं इसको, तो ये भी पूछा जाता है, तो ये आप याद रखना। नाउ कम टू रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। ये चीज क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है कि द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस द प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस बाय वर्च्यू ऑफ विच द ऑपोजिस द फ्लो ऑफ करंट। रेजिस्ट करना ही मतलब करंट के फ्लो को रेजिस्ट करना, उसी को हम रेजिस्टिविटी बोलते हैं। थ्रू इट इज नोन एज द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। आर इज इक्वल्स टू वी अपॉन आई, सबको पता है, या वी इज इक्वल्स टू आई आर आपने पढ़ा ही हुआ है। सिंपल, आपसे डायरेक्टली इसी पे न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे, अगर पूछे जाएंगे आपको वैल्यू सबकी दे देंगी, और आपको डायरेक्टली पूछा जाएगा या तो वोल्टेज निकालो या रेजिस्टेंस निकालो या फिर करंट निकालो। तो ये आपको पता होना चाहिए। क्या फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, लेंथ पे, एरिया पे, नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर, चार चीजें रट लो। इन सब पे डिपेंड करता है। रो एल अपॉन ए इसका फॉर्मूला होता है कंबाइनिंग, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है। तो ये आपको याद होना चाहिए, जितना ज्यादा एरिया उतना कम रेजिस्टेंस, और जितना कम रेजिस्टेंस उतना ज्यादा एरिया। ठीक है, ये इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और लेंथ पे डिपेंड करता है, जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। तो उसका कंबाइन करके आपको ये आ जाता है। वेयर एज द रेजिस्टिविटी, रो जो होता है वो हम रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर, कंडक्ट, इसी को हम रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर बोलते हैं। मेट ये क्वेश्चन ये हमारे इसमें पूछा भी गया है कि हायर रेजिस्टिविटी होगी तो क्या होगा, लोअर रेजिस्टिविटी होगी तो क्या होगा। ठीक है, रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किसे बोलते हैं, ये एक ऐसी मटेरियल प्रॉपर्टी है कंडक्टर की जो डिनोट करते हैं हम रो से, और इसकी एसआई यूनिट होती है ओम मीटर। ये भी पूछा गया है क्वेश्चन, ओम मीटर। डेफिनेशन क्या होती है, रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ अ कंडक्टर। देखो सिंपल डेफिनेशन है, इसमें कोई एक्सप्लेनेटरी पार्ट नहीं है, न्यूमेरिकल्स आपके डायरेक्टली आते हैं तो आप वहां से यूज देख सकते हो। कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टेंस किसे बोलते हैं, कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टिविटी को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। ये रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टिविटी का। ठीक है, ये देख लो, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो होता है इसका, जितनी ज्यादा रेजिस्टिविटी उतना ही कम आपका कंडक्टिविटी होता है। ठीक है, सीमेंस की ये भी इंपॉर्टेंट है, सीमेंस इसकी यूनिट होती है, सीमेंस पर मीटर। कंडक्टेंस क्या होता है, उसको जी से डिनोट करते हैं, और ये रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टेंस का। ठीक है, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है आर का, नॉट रो। ठीक है,
और रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है, उसकी यूनिट होती है पर ओम, क्योंकि 1/r होता है, आर की यूनिट होती है ओम, इसीलिए पर ओम और सीमेन भी इसे कंसिडर करते हैं। ये तो रट लो, ये 1 मार्कर में आएगा ही आएगा अगर एमसीक्यू में पूछा तो। स्ट्रेचिंग ऑफ वायर, व्हेन अ वायर इज स्ट्रेच्ड लेंथ इंक्रीज होती है, एरिया डिक्रीज होता है, वॉल्यूम रिमेन्स द कांस्टेंट, क्योंकि देखो रेजिस्टेंस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर होता है जब वायर का कंसीडर करते हैं हम केस, और 1/r² इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस कितना है, दोनों जो भी रेजिस्टेंस एक दूसरे के बीच में लगे हैं उनके बीच में डिस्टेंस कितना है उस पर डिपेंड करता है, तो वी आर से डिनोट करते हैं। देखो सिंबल्स तो आप याद कर लेना, एनसीईआरटी में पूरा सिंबल्स उसको दिया हुआ है, जैसे कि आपको सेल का, बल्ब का, रेजिस्टर का, इन सब का, स्विच का, ये सब का सिंबल दिया हुआ है, कैसे किसको कैसे कनेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको आप ऐसे कुछ दिया हुआ है जिसमें एमीटर लगा दिया और फिर आपने यहाँ पे भी लगा दिया एक एमीटर को, फिर यहाँ से वोल्टेज को लगा दिया मेजर करने के लिए टूल्स को, तो हमने इसने बोल दिया कि एमीटर तो सीरीज में लगा है। कैसे सीरीज में लगा है, क्योंकि एक ही से कनेक्टेड है, लेकिन पैरेलल में क्या लगा है आपका वोल्ट मीटर। ठीक है, देखो यहाँ पे लिख लो, एमीटर तो आपका सीरीज में लगा है और वोल्ट मीटर आपका पैरेलल में लगा है। ये आपको पता होना चाहिए कि क्या पैरेलल में कैसे लगता है, क्या सीरीज में कैसे लगता है, वो सब एनसीईआरटी में एक्सप्लेन्ड है, यहाँ पे एक्सप्लेन करने का मतलब नहीं है। तो आप ये देख लो सीरीज में कैसे कनेक्ट होता है। सिंपल सा मैं आपको ये बता देती हूँ, सीरीज में जब भी कोई कनेक्टिविटी होती है, तो जैसे कि कुछ भी दिया हुआ है तो वो एक ही डिस्टेंस में मतलब एक ही वायर से कनेक्टिविटी होती है, R3 ये ले लो, R2 ये ले लो, R1 ये ले लो। अगर पैरेलल में कंसीडर करते हो तो पैरेलल में कनेक्टिविटी ऐसे होती है। ठीक है, यहाँ पे सपोज कनेक्ट कर दिया आपने और फिर ये, तो R1 R2 और R3, ठीक है, ऐसे होती है पैरेलल में कनेक्टिविटी। तो ये आप देख लेना एनसीईआरटी से। कॉम्बिनेशंस भी इसी तरीके से बनते हैं। कॉम्बिनेशन हम कैसे बनाते हैं कि जो भी हम करंट को सीरीज में कंडक्ट कराते हैं, तो उसमें क्या होता है कि यहाँ पर इस वाले केस में क्या होगा, जब सीरीज में कनेक्टेड है तो सिंगल पाथ है, मतलब देखो आप यहाँ से ट्रेवल किया, यहाँ से ट्रेवल किया, यहाँ पे वापस आ गया, तो सिंगल पाथ का मूवमेंट है, तो जो करंट है वो सेम रहेगा और उसमें ब्रेकेज के चांसेस जो होते हैं एक भी जगह पे अगर ब्रेक हुआ तो ये पूरा सर्किट खराब हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर पैरेलल में आप कंसीडर करो तो वहां पे मल्टीपल ब्रांचेस में कनेक्टेड है, एक ही ब्रांच ये, एक ब्रांच ये, एक या ब्रांच ये, तो करंट जो होता है इसमें डिवाइड हो जाता है हर जगह पे, जो यहाँ पे फ्लो कर रहा है, यहाँ पे फ्लो कर रहा है, यहाँ पे फ्लो कर रहा है, इसमें डिविजन हो जाता है। तो क्या होता है कि ये इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करते हैं, एक खराब हो गया तो बाकी दो की चांस चलने के चांसेस ज्यादा अच्छे होते हैं। ओम्स लॉ देखो सिंपल सा, और एक ओम्स लॉ का भी कॉन्सेप्ट आता है। ओम्स लॉ क्या बोलता है कि द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दी, उसके एक डायग्राम होता है ये, इसमें ये बोलता है कि रेजिस्टेंस रोल्स हुए अपॉन आई होता है ना, और ये करंट होता है यहाँ पे फ्लो, और यहाँ पे आपका पोटेंशियल होता है फ्लो। इसमें क्या ये बोलता है कि जो द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ गिवन मेटालिक वायर इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, प्रोवाइड्स द टेम्परेचर रिमेन्स द सेम। इस सिंपल ओम्स लॉ ये बोलता है कि जो आपका वोल्टेज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके करंट के, प्रोवाइडेड दैट टेम्परेचर इज सेम थ्रू आउट। ठीक है, तो इसमें ये वाला रूल फॉलो होता है। नाउ कम टू दिस कि रेजिस्टर्स इन सीरीज क्या होता है, सेम करंट फ्लोज थ्रू आउट ईच रजिस्टर, वोल्टेज डिवाइड हो जाता है। मैंने आपको बताया जैसे यहाँ पे करंट तो हर जगह सेम रहेगा, लेकिन वोल्टेज का डिवीजन हर जगह हो जाएगा। टोटल रेजिस्टेंस अगर आपको निकालना हो तो R1 R2 R3 इन तीनों को ऐड कर दो, इससे आपका टोटल रेजिस्टेंस निकल आता है। पैरेलल के केस में क्या होता है, वोल्टेज सेम रहता है। इस वाले केस में वोल्टेज सेम नहीं है, इस वाले केस में वोल्टेज सेम है। ठीक है, पैरेलल के केस में वोल्टेज सेम नहीं रहता है, वोल्टेज सेम रहता है अक्रॉस दी ईच रजिस्टर्स, और करंट डिवाइड होता है। तो जब आपको ये पता चलेगा कि करंट डिवाइड होता है तो I1 I2 I3 करोगे जितना करंट फ्लो हो रहा है, और 1 अपॉन, जैसे आपको पता है V इज इक्वल्स टू आई आर होता है, V सेम रहता है, तो इसको 1/R1 प्लस 1/R2 ऐसे करोगे। ठीक है, यहाँ पे कनेक्टिविटी शो कर दी है सीरीज की सर्किट में। देखो आप पैरेलल में ऐसे कनेक्ट करते हैं, सीरीज में ऐसे कनेक्ट करते हैं। ठीक है, पैरेलल सर्किट अगर लगा हो तो इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस होता है हर जगह पे, क्योंकि वोल्टेज सेम रहता है। लेकिन अगर सीरीज में सर्किट लगा है तो पोटेंशियल हर जगह पे डिवाइड होता चला जाता है। ठीक है, करंट थ्रू आउट द वो सेम रहता है। ओम्स लॉ मैंने आपको बता दिया, V इज इक्वल्स टू आई आर, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है। ये स्टेट करता है कि करंट थ्रू आउट द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज प्रोवाइडिंग द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। ओमिक कंडक्टर क्या होते हैं, कॉपर सिल्वर आयरन को कंसिडर करते हैं। नॉन ओमिक में क्या होता है, डायोड ट्रांजिस्टर, ये याद रख लो एग्जांपल्स के लिए।
कि नॉन ओमिक क्या होते हैं, डायोड, ट्रांजिस्टर्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। न्यूमेरिकल्स में आपको डायरेक्टली क्वेश्चन अगर पूछ लेगा, जैसे कि आपको लेंथ दे दी, एरिया दे दिया, तो आपसे पूछ लेगा कि आप रेजिस्टिविटी उसका निकालिए, रो की वैल्यू रख के आप तीनों को निकाल सकते हो इजीली। सेम विद दी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी देखो क्या होता है, रेजिस्टर तो आपने समझ लिया, की कॉन्सेप्ट समझ लिया, वोल्टेज आपने समझ लिया कहाँ पे सेम रहता है, कहाँ पे नहीं सेम रहता है। एक और चीज देखो, अगर आपका ये सीरीज में कनेक्टेड है, जैसे मैं यहाँ पे कलर चेंज करती हूँ, हाँ, आपका अगर जैसे ये इक्वल पोटेंशियल में कनेक्टेड है, तो आपको ये पता है कि जब ये सीरीज में है, तो यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन होगा सिंगल रेजिस्टर की, जो वैल्यू होगी वो सभी रेजिस्टर में इक्वली डिवाइड हो जाएगी, रिप्लेस कर देगी मेन सीरीज को। जैसे कि R1 प्लस R2 प्लस R3 है, वो इक्विवेलेंट रहेगा जो मेन रेजिस्टर कनेक्टेड होगा उससे, ठीक है, आर इन सीरीज। और वैसे ही यहाँ पे अगर वोल्टेज है, जैसे आप इसे R1 R2 R3 R4 कंसिडर कर रहे हो, तो इसकी जो क्या है पोटेंशियल डिफरेंस V1 V2 V3, ये सब भी चेंज होगा, ठीक है, लेकिन टोटल जो है पोटेंशियल वो सेम रहेगा। समझ गए? टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू द सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर। ये जो यहाँ वाला जो प्लस करोगे वो आएगा आपका टोटल रेजिस्ट वो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, वो आप कंसीडर करोगे जब भी आपको ऐसे लगाना है सीरीज में तब, ठीक। नाउ लिमिटेशंस क्या होती हैं सीरीज सर्किट की? लिमिटेशन ये होती है कि ये अगर एक कंपोनेंट भी फेल हुआ तो सारा सर्किट ही फेल हो जाता है। लेकिन जैसे बल्ब को हीटर से कनेक्ट कर रहे हो, या लो बल्ब में करंट जा रहा है तो हीटर में हाई करंट प्रोड्यूस हो रहा है, तो इनकम्पैटिबिलिटी हो जाती है, प्रैक्टिकल मतलब डिवाइसेस जो है थॉरोली वर्क नहीं करती हैं। पैरेलल के केस में ये चीज अच्छी है कि अगर एक चीज खराब हुआ तो दूसरा चलता रहता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। अब ओम्स लॉ आपने समझ लिया, ओम्स लॉ क्या होता है, मैंने आपको ये भी समझा दिया, इसके डिफरेंस भी समझा दिया। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होता है, अब आप ये समझो इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होता है, इज इक्वल्स टू वी आई टी। वी आई टी आप कैसे निकालते हो फॉर्मूले में डायरेक्टली, देखो एनर्जी इज इक्वल्स टू वोल्टेज इनटू करंट इनटू टाइम, इन पे डिपेंडेंट होती है। तो कमर्शियल यूनिट में हम किलोवाट आवर लेते हैं, किलोवाट आवर की यूनिट ये होती है, ये आपसे पूछते हैं डायरेक्टली। इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हायर क्लास में आएगा, इससे आपको आपको इसको नहीं सॉल्व करना है, डायरेक्टली आप क्वेश्चंस को वीआईटी रख के फॉर्मूला डाल के क्वेश्चंस निकाल लो। ऐसे ही एमसीक्यूज आपसे पूछे जाएंगे कि कुछ कुछ क्वेश्चंस दे देगा आपको, पावर दिया है, या फिर आपको वर्क डन दिया है, या फिर आपको क्या बोलते हैं वोल्टेज दे दिया है, करंट दे दिया है, टाइम दे दिया है, और आपसे पूछ लिया है कि उसकी एनर्जी निकालो, तो वीआईटी रख के फॉर्मूला आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है, ये वो रेट होती है जिसपे आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी जो होती है वो डिसिपेट होती है या कंज्यूम होती है बाय रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है। कैसे ये होता है, जैसे कोई भी एनर्जी सोर्स है, वहां से एनर्जी ट्रांसमिट हो रही है, फिर उसके बाद आपके घर में आ रही है, ठीक है। एनर्जी सोर्स आप समझ लो डैम है, हाइड्रल पावर सोर्सेज जो होते हैं, वहां से आपके वायर्स के फॉर्म में ट्रांसमिट होती है और फिर आपके हाउस होल्ड में कंजम्पशन के लिए आती है, ठीक है। तो हम उसको तो पावर को तो पी से डिफाइन करते हैं, पावर को हम पी से डिफाइन करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को हम वी से डिफाइन करते हैं, और इलेक्ट्रिक आई मतलब आई करंट को हम आई से डिफाइन करते हैं। तो ओम्स लॉ आपको पता है क्या बोलता है, वी इज इक्वल्स टू आई आर, ठीक है। वहां से आप पुट कर दो फॉर्मूला को, यहाँ पे आई स्क्वायर आर निकल आएगा डायरेक्टली, ठीक है। आप यहीं से वी स्क्वायर आर भी निकाल सकते हो, क्योंकि देखो यहाँ पे से आई की वैल्यू रख लो पी अपॉन वी, ठीक है। अब वी इज इक्वल्स टू आई आर जो होता है उसकी वैल्यू रख लो वहां से, ये मतलब ये तो आप अपने हिसाब से चेंज करते रहते हो। वी इज इक्वल्स टू आई आर आपको ओम्स लॉ पता होना चाहिए। 1 वॉट इज इक्वल्स टू 1 जूल पर सेकेंड होता है, या ये भी सबको पता है। अभी होता क्या है, जैसे कि आपसे पूछ लिया कि कोई भी वॉट 1 वॉट जो है, आपसे बोला गया 1 वॉट जो है उसमें 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर दिया हुआ है। तो आपको पता है कि किलो वॉट की जो यूनिट होती है वो हम 1000 वॉट में कंसिडर करते हैं, ये आपको पता है ना। तो ये आप निकाल लोगे, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक पावर जो होता है वो टाइम और कमर्शियल यूनिट दोनों पे डिपेंड करता है, ठीक है, कितनी किलोवाट आवर में यूनिट जा रही है उस पर डिपेंड करता है। तो 1 वॉट इज इक्वल्स टू 1 जूल पर सेकेंड लेते हैं। सिमिलरली क्वेश्चन आप कोई भी सॉल्व कर सकते हो, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा आप उसमें डायरेक्टली वैल्यूज को पुट करो और डायरेक्टली आपका आंसर निकल आएगा, आपको इतना उसमें कुछ करना नहीं है। फॉर्मूले को याद करने के लिए आप सिंपल ट्रिक ये समझ सकते हो उसकी, जैसे ये तो एक कोई न्यूमेरिकल दिया था मैंने, उसको छोड़ दो। ये क्या होता है, देखो आप जैसे ऐसे कंसिडर करो, आपने एक ट्राइंगल बनाया, आपने एक तरफ वी लिखा, एक तरफ आई लिखा, एक तरफ
पावर लिखा, ठीक है। तो आपको इन दोनों के डिफरेंस से तो पता है P इज इक्वल्स टू V इज इक्वल्स टू P अपॉन आई कंसिडर कर लोगे। इन दोनों को जब आप निकालोगे, आपको दिया हुआ है तो P इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर या तो ले लो, या P इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर आर कंसिडर कर लो। अगर इन दोनों के बीच का आपको दिया हुआ है तो आप क्या करोगे, आई इज इक्वल्स टू P अपॉन वी डायरेक्टली लगा सकते हो, ठीक है। और जो किलोवाट आवर होती है, आपकी यूनिट कहाँ गई, हाँ, जो किलोवाट आवर होता है, हाँ, किलोवाट आवर जो होता है ये कमर्शियल यूनिट होती है फॉर मेजरिंग द इलेक्ट्रिक एनर्जी कंजम्पशन, ठीक है। ये भी पूछ लेते हैं। आप इतना याद रखो, सिंपल इलेक्ट्रिक एनर्जी कंजम्पशन को यूज करने के लिए ये यूनिट होती है उसकी। आप अब एग्जांपल्स के फॉर्मेट में देख सकते हो, जैसे एग्जांपल का कोई क्वेश्चन आ गया आपसे पूछने के लिए, एप्लीकेशन अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे, पहले कोई क्वेश्चन आ गया जिसमें आपने वोल्टेज दे दिया आपको 220 वोल्ट का, करंट आपको सपोज 0.5 एम्पियर का दे दिया है, और पावर तो आपको निकालनी है, तो आप कैसे करोगे, V इंटू आई कर दोगे डायरेक्टली, 220 इंटू 0.5, तो 110 पावर, ठीक है। डायरेक्टली ये हो गया। अब आपको टाइम भी इसमें दे दिया कि आपसे सपोज यहाँ पे वॉट होगा, ठीक है, सपोज आपसे कोई पावर है उसको 400 वॉट दिया हुआ है, ठीक है, एग्जाम्पल। आपको टाइम दे दिया 8 आवर्स पर डे, और 30 दिन के लिए चल रहा है ये, ठीक है, 30 डेज तक आपकी पावर कंज्यूम हो रही है, तो उसकी एनर्जी कैसे निकालोगे, पावर को मल्टीप्लाई किया आपने, टाइम पीरियड को मल्टीप्लाई किया आवर से, और 30 डेज को मल्टीप्लाई किया, तो आपका यह जगह 8 3 4 4 96 ठीक है, 96,000 वॉट आवर आपका आ गया। अब आपको निकालना है किलोवाट पर आवर में, तो इसको 1000 से डिवाइड कर दो, तो 96 किलोवाट आवर में आपका आंसर आ गया। अब आपको सपोज इसी में पूछ लिया कि 3 रुपए कॉस्ट लग रही है पर यूनिट की, तो आप इसको 3 रुपए से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 96 इंटू 3, तो आपका रुपीज यूनिट निकल आएगा टोटल। जैसे आप रेंट पे कभी रह रहे हो बाहर, तो आपको यूनिट्स ऐसे ही तो निकालते हो कितना आपका है कितना नहीं है, तो ऐसे न्यूमेरिकल्स को डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। कोई इतना बड़ा खेल नहीं है न्यूमेरिकल सॉल्व करना, आपको बस यूनिट पता होना चाहिए। रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड पावर मैंने बता दिया, पावर इनटू टाइम, जैसे यहाँ पे इसका एग्जांपल भी दे दिया कैसे निकालना है आपको। अब पावर रेटिंग्स ऑफ अप्लायंसेस कैसे होते हैं, इंडिकेट करता है कि एनर्जी कितनी यूज हुई है पर यूनिट टाइम। ये अफेक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी बिल को भी। जितनी हायर पावर होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगी हायर एफिशिएंसी के, ठीक है। जरूरी नहीं है जितनी ज्यादा पावर आ रही है उतना ही हायर एफिशिएंसी हो, तो ये इनडायरेक्ट रिलेशन होता है। तो पावर जनरेशन एंड ट्रांसमिशन क्या होता है, थर्मल पावर प्लांट्स में देखो ये सब आपको खुद ही पढ़ना है। थर्मल पावर प्लांट्स क्या होते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स क्या होते हैं, सोलर पावर प्लांट्स क्या होते हैं, और इलेक्ट्रिक एनर्जी हाई वोल्टेज लो करंट मिनिमाइज लॉसेस कैसे ये होता है ट्रांसमिशन इन सारी जगहों पे। क्योंकि ये थोड़ा हायर क्लासेस कॉन्सेप्ट है, डिटेल में पूछा जाता है, लेकिन आप एग्जाम्पल के फॉर्मेट में दे सकते हो कि थर्मल पावर प्लांट्स में कैसे इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर होती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स में कैसे होती है, सोलर एनर्जी पैनल्स कैसे यूज होते हैं, या सोलर पावर कैसे ट्रांसफर होती है। तो इनके बेसिक बेसिक 1 1 2 2 लाइनर ब्रीफ नोट्स आप बना लो, या ब्रीफ इसके बारे में जानकारी ले लो और वो लिख सकते हो। अब डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में क्या दिया था मैंने, डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट, एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर, और स्टेट करो ओम्स लॉ क्या होता है और इसका मैथमेटिकल फॉर्म में भी बताओ उसे। तो मैंने एक लाइन में डिफाइन कर दिया कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू आउट द कंडक्टर इट इज गिवन बाय द रिलेशन दिस। और ये रिलेशन के लिए वो जो डायग्राम मैंने ऊपर बनाया था, और आपको आज मैंने जो आंसर राइटिंग के लिए पूरा डिस्क्रिप्टिव वीडियो दिया था उसमें भी बना के दिखाया था यही वाला डायग्राम, कि कैसे आप साइड में डायग्राम बना सकते हो। यहाँ पर आप डायग्राम डाल दो और सारे चार्जेस को डिफाइन कर दो, क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये इसको चाहो तो यहाँ पे भी लिख सकते हो, ठीक है। रिलेशन बिटवीन दोनों का क्या होता है ये आप यहाँ से पढ़ लो, दोनों के बीच का रिलेशन। फिर ओम्स लॉ एक लाइन में स्टेट कर दो क्या होता है ओम्स लॉ, उससे रिलेशंस कैसे होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे होता है, मैथमेटिकल फॉर्म बता दो। आर और रेजिस्टेंस, आर क्या होता है इसमें, आई क्या होता है, ये भी मेंशन करो पर्टिकुलरली। अगर आपने एक जगह ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन कर दिया है तो आपको दोबारा मेंशन करने की जरूरत नहीं है, जो आपने टर्म को मेंशन किया है उसी को दोबारा नहीं मेंशन करिए। कंडीशंस वेयर ओम्स लॉ इज नॉट वैलिड, तो ओम्स लॉ इज नॉट वैलिड फॉर नॉन ओमिक कंडक्टर सच एज डायोड्स। मैंने ऊपर बताया था ना ओमिक कंडक्टर्स और नॉन ओमिक कंडक्टर्स कौन से होते हैं जिसमें ये वैलिडिटी होती है, तो डायोड, इलेक्ट्रोलाइट्स और उस पे भी डिपेंड करता है। रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इज नॉट लीनियर, क्योंकि ऐसा होता है हिंदी वाले इसलिए ऐसे यहाँ से देख सकते हो आप अपने लिए। एग्जामिनर फ्रेंडली टर्म्स में क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कांस्टेंट टेम्परेचर, नॉन ओमिक कंडक्टर, ये होने चाहिए। सो दैट इज इट फॉर द इलेक्ट्रिसिटी पार्ट ऑल्सो। पार्ट 1 इज हेयर, पार्ट 2 विल बी कमिंग सून, सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। दोज हु हैव नॉट सब्सक्राइब प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप एज वेल फॉर द डिटेल्ड आंसर राइटिंग। एंड थैंक यू। आप सबको अगर ये वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज गिव अ थम्स अप एंड शेयर दीज वीडियोस फॉर दोज
टू दोज़ जिनको एक्चुअली में इसकी नीड है। सो स्टे